दोस्तों, देश के लिए कोई भी डिसीजन लेने का काम देश के प्रधानमंत्री द्वारा ही किया जाता है और वर्तमान में नरेंद्र मोदी ने देश के प्रधानमंत्री की कमान संभाल रखी है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि जब से देश आजाद हुआ तब से लेकर आज तक कितने लोगों ने प्रधानमंत्री की कमान संभाली है? तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल के बारे में जिन्होंने आजादी के बाद से इस देश की कमान को संभाला। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। दरअसल 1947 से 2022 तक भारत ने 15 प्रधानमंत्री देखे हैं। जब 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ तब पूरे देश में इंडियन नेशनल कांग्रेस का दबदबा था और सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री का पद संभाला और लोगों के बीच उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि आने वाले 3 इलेक्शन में भी उन्हें ही प्रधानमंत्री चुना गया। 16 वर्ष और 286 दिनों तक पद संभालने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। जवाहरलाल नेहरू को बच्चों के प्रति बड़ा लगाव था, इसलिए आज भी उनके जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। और आपको बता दें कि जवाहरलाल नेहरू भारत के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे हैं। नेहरू जी के मृत्यु के बाद 9 जून 1964 को लाल बहादुर शास्त्री जी ने कार्यभार संभाला और ये भी कांग्रेस पार्टी से ही थे। और उनके ही कार्यकाल में 1965 में इंडो पाक वॉर भी हुई थी, जिसमें इंडिया ने पाकिस्तान को बुरी तरीके से हराया था। 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत हो गई और एक बार फिर से प्रधानमंत्री की कुर्सी खाली हो गई थी। लाल बहादुर शास्त्री जी ने 1 साल 216 दिनों तक प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाल पाए थे और शास्त्री जी के बाद जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। इंदिरा गांधी हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। इंदिरा गांधी भी लगातार 3 बार के चुनाव में प्रधानमंत्री चुनी गयी। इन्होंने अपने 11 साल और 59 दिनों के कार्यकाल में कई ऐतिहासिक घटनाएं हुई। इनके ही कार्यकाल में 1971 के इंडिया और पाकिस्तान के युद्ध हुए और बांग्लादेश की स्थापना हुई। जनमत संग्रह द्वारा सिक्किम का भारत में अभिगमन और पोखरण में भारत का पहला परमाणु परीक्षण जैसे ऐतिहासिक घटनाएं भी इंदिरा गांधी के इस शासनकाल में हुई। परंतु इन तमाम उपलब्धियों के बावजूद 1975 में देश की हालत कुछ इस तरह बदली कि 1975 से लेकर 1977 तक भारत में इमरजेंसी घोषित कर दी गई, जिसमें देश की जनता को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। इस इमरजेंसी के कारण इंदिरा गांधी के खिलाफ उठे विरोध की लहर के कारण जब 1977 में इमरजेंसी हटाई गई तब देश के सभी ऑपोजिशन पार्टियों ने कांग्रेस को हटाने का जिम्मा उठा लिया और उनके खिलाफ एकजुट होकर लड़े और इसमें सफल भी हुए। और इतने सालों के बाद पहली बार जनता पार्टी को गठबंधन की तरफ से मोरारजी देसाई देश के पहले नॉन कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। 24 मार्च 1977 को इन्होंने कुर्सी संभाली, लेकिन गठबंधन से बनाई गई सरकार को राजनीतिक निर्णय पर एक मत बनाए रखना बहुत कठिन था, इसलिए उन्होंने 2 साल 126 दिन के बाद ही इस्तीफा दे दिया और भारत के इतिहास में इस्तीफा देने वाले पहले प्रधानमंत्री बने। उसके बाद चौधरी चरण सिंह, जो कुछ समय के लिए मोरारजी की सरकार के उप प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने कांग्रेस ने समर्थन दिया और प्रधानमंत्री बनवाया। लेकिन जितनी तेजी से कांग्रेस ने उन्हें ऊपर पहुंचाया, उतनी ही तेजी से उन्होंने समर्थन खींच लिया और मजबूरन चौधरी चरण सिंह को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। इनका कार्यकाल मात्र 170 दिन तक का ही रहा और 3 सालों तक सत्ता से दूर रही कांग्रेस ने फिर से भारी बहुमत के साथ वापसी की और इंदिरा गांधी को उनके दूसरे कार्यकाल के लिए निर्वाचित किया गया। इस दौरान उनके द्वारा लिया गया सबसे कठोर निर्णय था ऑपरेशन ब्लू स्टार, जिसमें अमृतसर के हरिमंदिर साहिब में छुपे हुए खालिस्तानी आतंक के खिलाफ किया गया था। और करीब 4.5 सालों तक पीएम बने रहने के बाद 31 अक्टूबर 1984 को इनकी हत्या कर दी गई। इसके बाद इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया। राजीव गांधी अब तक के भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं। राजीव गांधी के कैबिनेट में फाइनेंस मिनिस्टर वीपी सिंह ने कई ऐसे कदम उठाए थे जिससे कांग्रेस के पूर्व सरकारों के समय किए गए घोटालों से पर्दा उठ सकता था। इसलिए अपनी पार्टी की साख को खतरे में देखते हुए उन्हें कांग्रेस पार्टी से निकाल दिया गया था। उसके बाद इन्होंने जनता दल नामक राजनीतिक पार्टी बनाई और 1989 में इलेक्शन में जनता दल ने भारतीय जनता पार्टी और कुछ और पार्टियों की मदद से नेशनल फ्रंट नामक गठबंधन का गठन किया और सरकार बनाई, जिसमें वीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया। वीपी सिंह के सरकार में आपस में ही बहुत ज्यादा डिफरेंसेस आ रही थी, जिससे सरकार चलने में दिक्कत हो रही थी। और जब अयोध्या में कार सेवा के लिए जा रहे लाल कृष्ण आडवाणी के रथ यात्रा को रोककर उन्हें गिरफ्तार किया गया, तब इससे बीजेपी
बीजेपी उनसे नाराज हो गई और अपना समर्थन वापस ले लिया, जिससे वीपी सिंह की सरकार गिर गई। उन्हें अपने पोस्ट से इस्तीफा देना पड़ा और इनके इस्तीफे के बाद उनके पूर्व साथी और होम मिनिस्टर चंद्रशेखर ने 64 एमपी के साथ मिलकर समाजवादी जनता पार्टी बनाई और कांग्रेस के समर्थन के साथ लोकसभा में बहुमत सिद्ध कर सरकार बना ली और चंद्रशेखर प्राइम मिनिस्टर बने। लेकिन एक साल के बाद कांग्रेस ने अपना सपोर्ट हटा लिया, जिसकी वजह से ये सरकार भी गिर गई। इसके बाद 1991 में इलेक्शन हुए, जिसमें कांग्रेस ने पीवी नरसिंह राव के नेतृत्व में फिर से सरकार बनाई और पीवी नरसिंह राव पहले प्राइम मिनिस्टर थे जो साउथ इंडिया के रहने वाले थे। और सोवियत यूनियन के खत्म होने के बाद इंडिया की इकोनॉमी की हालत बहुत ही खराब हो गई थी और उस समय कुछ ऐतिहासिक बदलाव चाहिए थे, जो प्रधानमंत्री नरसिंह ने अपने फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह के साथ मिलकर कुछ बड़े डिसीजन लिए, जिस वजह से हमारे देश की इकोनॉमी को बहुत फायदा हुआ। ये पहले प्रधानमंत्री थे जो नेहरू गांधी परिवार से न होने के बावजूद भी अपने कार्यकाल के 5 साल पूरे किए और इसके बाद देश ने अगले 3 सालों में 4 प्रधानमंत्री को देखा। इसकी शुरुआत करी अटल बिहारी वाजपेयी ने, जो सिर्फ 16 दिन तक प्रधानमंत्री रहे और फिर एचडी देवगौड़ा आए जो 324 दिन तक पीएम बने रहे। फिर इंद्र कुमार गुजराल जिन्होंने 332 दिनों तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे और इसके बाद बीजेपी की सरकार बनी और फिर अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। इनकी सरकार के कुछ अत्यंत ठोस और मुख्य कदम उठाए, जैसे उन्होंने पोखरण में 5 अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करवाए। ऐसा करने से यूएस जैसी वेस्टर्न कंट्रीज खुश नहीं थी, इसलिए उन्होंने भारत पर कुछ इकोनॉमी सेशन लगाने की कोशिश की, लेकिन उस समय इंडिया के साथ रशिया, फ्रांस जैसी गल्फ कंट्रीज का सपोर्ट था, जिस वजह से वो ऐसा करने में असफल रहे। इस समय पर ऑल इंडिया अन्य द्रविड़ा मुन्नेत्रा कजागम पार्टी ने बीजेपी से अपना सपोर्ट हटा दिया, जिस वजह से बीजेपी की सरकार बिखर गई और उसी समय कारगिल का युद्ध भी शुरू हो गया था, जिसमें करीब 2 महीने बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर विजय प्राप्त कर ली थी। इसके बाद 1999 में फिर से इलेक्शन हुए, जिसमें बीजेपी ने मेजॉरिटी से सरकार बनाई और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने रहे। उन्होंने देश की इकोनॉमी के हित में कई निर्णय लिए, जिससे इकोनॉमी कई हद तक ठीक हो गई और देश में पहले के मुकाबले हाईवे और सड़कों का काम बहुत तेजी से होने लगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ही देश भर में सड़कों का निर्माण कराया गया। उसके बाद 2002 में कम्युनल राइट्स, जिसमें लगभग 2000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई। इसके बावजूद भी वो देश के पहले नॉन कांग्रेसी प्राइम मिनिस्टर थे, जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया था। 2004 में फिर चुनाव हुए, उसमें कांग्रेस बीएसपी सपा की मदद से मेजॉरिटी की सरकार बनाने में काबिल रही और मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया। ये भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री बने। इन्होंने वाजपेयी के समय हासिल की गई आर्थिक गति को बरकरार रखा। 2005 में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट पास किया गया। मनमोहन सिंह के पहले टर्म में ही 26 नवंबर 2008 को मुंबई पर आतंकवादी हमला हुआ। अगले साल 2009 में फिर से इलेक्शन का समय आया और एक बार फिर कांग्रेस सरकार बनाने में सफल रही। लेकिन दूसरी बार कार्यकाल के दौरान कांग्रेस पार्टी कई घोटाले और भ्रष्टाचार के विवादों के बीच घिरी रही और फिर 5 साल बाद के कार्यकाल के बाद 2014 में इलेक्शन का समय आया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी काफी उम्मीदों के साथ वापसी के लिए लौटी थी और नरेंद्र मोदी पार्टी के मुख्य चेहरा बने। 2014 का इलेक्शन मानो मोदी लहर थी। पूरा देश ही सरकार में बदलाव चाह रहा था और हुआ भी कुछ ऐसा ही। बीजेपी ने पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया गया। इनके द्वारा लिए गए कई बोल्ड डिसीजन सराहनीय हैं। इनकी कई योजनाएं फेल हुई और कुछ पास भी हुई, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इन्होंने भारत को एक अलग ही पहचान दिलाई है। 2018 में इन्होंने 500 और 1000 के नोट बंद किए और फिर अगले साल इलेक्शन में एक बार फिर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई और अभी तक भारत के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। आपकी नजर में सबसे अच्छा प्राइम मिनिस्टर कौन है? कमेंट करके जरूर बताइएगा।